आरपीएससी सेकंड ग्रेड क्लियर अगर आपको करना है तो रटना बंद कर दो आज से ही। क्यों? क्योंकि जो पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 40% मैटर अपना आ जाता है। तो वो ही अपन आज स्मार्ट ट्रिक से याद करेंगे, यानी ट्रिक से उन प्रश्नों को याद करेंगे। ठीक है ना? थ्योरी भी पढ़ेंगे थोड़ी, लास्ट में अपन क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना ये टॉपिक रहेगा राजस्थान इतिहास, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध अपन याद करेंगे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड। अपना जो मैटर रहेगा वो ये रहेगा, मेवाड़ राजवंश, रणथंभौर के चौहान, जालोर सोनगरा। और फास्ट ट्रिक के साथ में अपन क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, जो ट्रिक याद करेंगे उनकी। और लास्ट में अपन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात आती है मेवाड़ सल्तनत संबंध की, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपन देखें तो मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व ने इसे सदैव दिल्ली के सुल्तानों की आंखों में किरकिरी बनाए रखा था। कैसे? क्योंकि मालवा और गुजरात जाने वाला व्यापारिक जो मार्ग था वो मेवाड़ से होकर गुजरता था। यानी दिल्ली सल्तनत वाले मेवाड़ पे क्यों आक्रमण करते थे? पहली बात तो ये है कि यहाँ मेवाड़ है, ठीक है ना? ये दिल्ली सल्तनत है। कहाँ जाएंगे? मालवा जाएंगे तो ये यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे क्या चाहिए था इनको? खजाना। और मेवाड़ क्या आ रहा था बीच में, और ये शासक इनके बीच में अड़चन बनते थे हमेशा। तो ये तो थी वजह। बाकी अपन देखें कि मेवाड़ में घुइल वंश का शासन था। कौन सा? घुइल वंश, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के विस्तारवादी वंशुओं को कड़ा जवाब दिया था। ये संघर्ष जो है वो सुल्तान इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि कहाँ से शुरू हुआ ये संघर्ष? इल्तुतमिश से शुरू हुआ था। पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ही है जिसकी अपन पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए अपन पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं इसको, ताकि क्वेश्चन पीवाईक्यूज जो 40% अपने पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में वो अपने को याद हो जाए। ठीक है ना? जब मेवाड़ पे रावल जैतर सिंह का शासन था, तो यहाँ पे मेवाड़ में उस टाइम कौन थे जब इल्तुतमिश ने वो आक्रमण किया? तो उस टाइम ये थे जैतर सिंह। तो फिर है, आरपीएससी की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण शासक यहाँ पे माने गए हैं। एक तो जैतर सिंह, रतन सिंह और राणा हमीर। इनसे बार-बार क्वेश्चन है वो अपने पुट अप होते हैं। आगे आते हैं रावल जैतर सिंह। कब से कब तक? 1213 से 1253 तक। सल्तनत को प्रथम चुनौती देने वाले थे रावल जैतर सिंह। जैतर सिंह भुइल वंश के प्रतापी शासक थे। उसने उनके समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश अपनी सत्ता पर दृढ़ था और राजपूताना को अधीन करना चाहता था। ये तो अपने को पता ही है। और जैतर सिंह की बढ़ती शक्ति को कुचलना भी उसका एक आक्रमण का कारण है। और जैतर सिंह के सेनापति आते हैं बादलक और मदन। इन्होंने यहाँ पे वीरता दिखाई थी। इनका नाम भी पूछा जाता है, इनके सेनापति बादलक और मदन। अपना मेन मेथड ये रहेगा स्मार्ट ट्रिकी मेथड का, कि मेवाड़ सल्तनत का ये पहलू सीधे तौर पर सीधे फैक्ट पर आधारित है, इसे रटना नहीं है। इसलिए अपन इसका पहले विजुअल कर रहे हैं। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आता है भूताड़ा का युद्ध, 1227 में हुआ। किसके बीच में? इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में हुआ था। जैतर सिंह के बीच में हुआ था 1227 में। इसमें विजयी कौन हुआ? ये सुल्तान हुआ इल्तुतमिश। ये युद्ध 1227 ईस्वी, यानी कुछ स्त्रोतों में 1234 में मिलता है, परंतु प्रमाणिक 1227 ही माना गया है। बुताड़ा नामक स्थान पे लड़ा गया था। इस युद्ध में जैतर सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरह परास्त कर पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। पराजय हुई थी यहाँ पे इल्तुतमिश की, सॉरी। लौटती हुई हताश तुर्क सेना ने ये क्या करेंगे अब हारने के बाद में? इन्होंने जो मेवाड़ की तात्कालिक राजधानी थी, यानी जैतर सिंह के समय जो राजधानी थी नागदा, उसको पूरी तरह से लूट लिया था और नष्ट भी कर दिया था। अब इन्होंने तो ये किया जाते हुए, और इस युद्ध की जो विस्तृत जानकारी है वो कहाँ मिलती है? जयसिंह सूरी का एक ग्रंथ आता है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन से प्राप्त होती है। यहाँ हमीर शब्द इल्तुतमिश के प्रिय प्रयुक्त होता है। अपन ऐसे सोचते हैं कि जयसिंह सूरी की जानकारी मिलती है तो इसका नाम हमीर मद मर्दन क्यों है? ठीक है ना? यानी हमीर के नाम से क्यों है? क्योंकि ये हमीर जो नाम यहाँ पे आता है वो किसके लिए आता है? जैतर सिंह के लिए ही माना गया है। ठीक है ना? अब ये है कि मेवाड़ सल्तनत का ये पहलू ये ठीक है, हो गया अपना। आगे अपन देखें कि इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परिवर्तन किया था भूतड़ा युद्ध के बाद में जयतर सिंह ने, वो किया था कि इन्होंने अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ बना ली थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका परिवर्तन रहा। अब नागदा का विनाश हो गया था और जयतर सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा और दूरदर्शी प्रशासनिक निर्णय ये लिया था, और जो मील का पत्थर भी साबित हुआ था, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाना। जयतर सिंह ने नागदा के स्थान पर अब ये अपन देखें कि यहीं पे क्यों बनाई थी चित्तौड़ पे? क्योंकि यहाँ पे सुदृढ़ पहाड़ी थी।
चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की नई राजधानी घोषित किया। अत्यंत सुरक्षित थी ये सामरिक दृष्टि से, और यहाँ से सल्तनत की गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान था। ये तो इसके रीजन थे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, किस लिए बनाई थी चित्तौड़ को राजधानी, इसके पीछे क्या कारण है, कौन से युद्ध के बाद में चित्तौड़ राजधानी बनाई थी। सीधे सीधे क्वेश्चन अब पूछते नहीं है। अब अपन देखें कि डॉक्टर दशरथ शर्मा जो आते हैं, उन्होंने जैतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। कौन सा काल कहा? स्वर्ण काल कहा मेवाड़ का। किसके काल को? जैतर सिंह के। और किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। फिर है, आते हैं रावल रतन सिंह, 1202 से 1203। ठीक है, ये खिलजी साम्राज्यवादी नीति आती है यहाँ पे। रावल रतन सिंह चित्तौड़ की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। कौन सी शाखा के? रावल शाखा के लास्ट शासक थे रतन सिंह। उनका राज्याभिषेक 1302 में हुआ, और मात्र एवं वर्ष के भीतर उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ा था। यानी शासक बनते ही इन्होंने भीषण संकट देखा था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का। आक्रमण के मुख्य कारण भी पूछे जाते हैं। क्या? कि अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी लालसा सबसे इंपॉर्टेंट तो यही माना जाता है, और चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व भी बहुत था उस टाइम। दूसरी बात अपन करते हैं कि प्रूफ के तौर पे क्या इसमें आता है। तो प्रूफ के तौर पे मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत लिखी थी। उन्होंने ये बताया कि साम्राज्यवादी लालसा नहीं थी अलाउद्दीन की, तो क्या था? तो ये था कि रानी पद्मिनी जो थी रतन सिंह की वाइफ, उनकी अलौकिक सुंदरता को पाना भी एक उसका कारण माना गया है। ये ठीक है, दो रीजन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं। अब 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी शुरू कर दी, जो लगभग 8 महीने तक चली थी। जनवरी में कैसे राजस्थान में भीषण सर्दी पड़ती है, उस टाइम ने अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की घेराबंदी शुरू की थी, और उसने सारा मतलब सर्दी भी निकाल दी थी। जनवरी से लेके अगस्त तक टोटल उसने सर्दी और गर्मी दोनों सीजन देख लिए थे इस काम में। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। और चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ दोस्तों 1303 में। ये ऐतिहासिक जोहर माना गया है अपना। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शाखा हुआ। ये तो फैक्ट है, ये जो आपको याद भी होंगे। ये अपना उद्देश्य नहीं है, अपना उद्देश्य याद करना है पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं, क्योंकि ये चीजें पूछ चुके हैं। जो अपन थ्योरी के रूप में अब मैंने निकाले हैं, क्वेश्चन अलग निकाले हैं इनको, ठीक है ना, वही लाइन इसमें शामिल कर रहे हैं अपन, जो पहले पूछी जा चुकी है। इसलिए आपका रिवीजन भी होगा, आपके पीवाईक्यूज भी होंगे अंत में। ठीक है ना, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करें अपन वापिस कि रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बहाना पहनकर केसरिया किया और वीरगति को प्राप्त हुई। रानी पद्मिनी के बारे में अपने को सब पता है, सबने थ्योरी पढ़ रखी है कि 16,000 वीरांगनाओं ने अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया था। ये बात तो सबको पता है। इस विजय के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है, दुर्ग में भयानक कत्लेआम का आदेश दिया था, जिसमें 30,000 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए थे। क्योंकि बेचारा सर्दी भी देख ली, गर्मी में देख ली, एकदम मन भर गया था उसका, तो क्या करेगा, निर्दोष लोगों को ही काटेगा। ठीक है ना। अब आता है गोरा बादल का शौर्य। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका निभाई थी किसने? गोरा और बादल ने। गोरा बादल मेवाड़ के इतिहास की वो अमर चरित्र है जिसके बिना 1303 की युद्ध की गाथा अधूरी है। यानी इनका नाम तो आएगा ही। अब इनका क्या संबंध था, ये क्यों लड़े थे वहां से? क्योंकि ये रानी जो पद्मिनी थी, उनके जो गोरा थे वो चाचा थे, और बादल थे वो भाई थे। अब ये तो लड़ेंगे, बेटी के ऊपर संकट आया है तो फेर वाले तो आएंगे ही बेचारा। तो ये इनके साथ में लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तब रतन सिंह को यहाँ पे छल से बंदी बना लिया था अलाउद्दीन ने, और गोरा बादल ने पालकियों में सैनिकों को छिपाकर सुल्तान को चकमा दिया था। ये अपन मूवी में भी देखते हैं, जब आप पद्मिनी मूवी देखेंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं वो सीन आता है। दुर्ग के अंतिम युद्ध में इन दोनों वीरों ने खिलजी की सेना के चक्के छुड़ा दिए और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। और इसका बलिदान आज भी मेवाड़ी संविधान का सबसे बड़ा जो स्वाभिमान है, उसका सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये जिक्र हम हर बार देखते हैं। फिर आता है कि अलाउद्दीन ने फिर क्या किया उसके बाद में, और भी कुछ किया होगा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदल दिया, क्योंकि कुछ तो पहचान देनी पड़ेगी। जैसे अपन देखते हैं कि कोई भी किला होता है, उसके पास में मस्जिद जरूर मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि राजपूत शासकों के ऊपर ऐसे सल्तनत काल वालों को ये दिखाना था कि हमने यहाँ पे भी राज किया है, हमने यहाँ पे फतेह की है, इसलिए वो ऐसा करते थे।
तो चित्तौड़गढ़ का नाम बदला, क्या बदला? खिजराबाद। बहुत बार पूछे जाते हैं बदले हुए नाम, जालोर का जैसे जलालाबाद किया था। 2-3 नाम हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या बदला? खिजराबाद, ठीक है। तब चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद दुर्ग के शासन अपने खिज्जर खां को सौंप दिया था। इन्होंने खिजराबाद ही क्यों रखा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का क्या नाम था? खिज्र खां था। और इसके नाम पे इन्होंने क्या किया? खिजराबाद। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को तो वापस दिल्ली लौटना था, तो किसी को तो यहाँ का शासन दे, तो इन्होंने अपने सुपुत्र को दिया, खिज्र खां को। सुल्तान ने अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया। नाम जो परिवर्तन का प्रमाणिक साक्ष्य है, वो कहाँ मिलता है? तो ये चित्तौड़ में मिलता है, धाई बीवी की दरगाह। ये यहाँ पे दरगाह है, धाई बीवी की दरगाह, ये 1310 ईस्वी के फारसी शिलालेख में मिलता है। इन्होंने ये भी लिखा, ये भी प्रमाण दिया अलाउद्दीन ने इस दरगाह पे लिख के कि मैंने ये नाम चेंज किया था, ठीक है ना? 1310 ईस्वी के फारसी शिलालेख है इसमें। तो खिजर खान ने एक गंभीर नदी पर एक पुल का निर्माण किया था। इसने भी बेचारे ने एक काम करवाया। बाद में दुर्ग का कार्यभार जालोर के मालदेव सोनगरा यानी मुछाड़ा मालदेव को सौंप दिया था। ये भी बात पूछी जाती है कि ये बाद में जो शासन जो है वो इस दुर्ग का कार्यभार किसे सौंपा गया? तो जालोर के थे मालदेव सोनगरा। इसको ये सारा माल सौंप दिया गया। ऐसे याद कर लो कि मालदेव को सारा चित्तौड़ का माल सौंप दिया था, ठीक है ना? इसको मुंचाड़ा मालदेव भी कहा जाता है। तो ये तो हुई चित्तौड़ की कहानी। फिर अपन बात करते हैं राणा हम्मीर की। 1326 से 1364 मेवाड़ के उद्धारक क्या कहे जाते हैं? मेवाड़ के उद्धारक कहे जाते हैं। सल्तनत के दमन होने के बाद में मेवाड़ की शक्ति को पुनर्जीवित करने का श्रेय सिसोदा ग्राम के जागीरदार राणा हमीर को जाता है। ये कौन थे? ये जागीरदार थे, राणा हमीर। बहुत बड़ी बात है कि मेवाड़ की शक्ति एकदम खत्म हो गई थी, उसके बाद में कोई जागीरदार आता है और मेवाड़ का उद्धार करता है, यानी वापस वहां पे राजा बनते हैं, वहां पे फिर वंश की शुरुआत होती है। तो ये सही बात है कि राणा हमीर बहुत बड़े शासक थे, इसलिए तो इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने, और एक जागीरदार होने के बावजूद उन्होंने वापस शासन शुरुआत शुरुआत की, और वो भी इतनी शक्ति खत्म होने के बाद में, ठीक है ना? यानी इन्होंने पुनर्जन्म ही दिया एक मेवाड़ को। यहाँ से मेवाड़ में राणा शाखा और सिसोदिया वंश की नींव पड़ी थी, राणा हमीर से, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये राणा शाखा लाने वाले कौन थे? राणा हमीर थे। इसी को ही सिसोदिया वंश कहते हैं, ठीक है ना? अब 1326 में हमीर ने मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसी यानी जयसिंह को परास्त कर, अब यहाँ पे जो खिजर खां के बाद में यहाँ पे शासन संभालने वाला कौन था चित्तौड़ पे? ये अपन ने देखा कि मालदेव सोनगरा थे। अब मालदेव सोनगरा के पुत्र यहाँ पे थे कौन? जयसिंह। इसको हराया था 1326 में, और चित्तौड़गढ़ पर कौन कौन सा शासन आ गया था? भुइल वंश का यहाँ पे परचम लहर गया था वापिस, ठीक है ना? अमीर को चित्तौड़गढ़ का उद्धारक, संकट काल का मसीहा कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उस टाइम मेवाड़ पे संकट था, और यहाँ संभालने वाला कौन था? जब परिवार पे भी कोई परिस्थिति आती है, कोई अपने को संभालता है, तो वो भी मसीहा ही होता है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है कि किसी शासन शासन कोई नष्ट हो गया था और उसको वापस इन्होंने उद्धार किया, हमीर ने। तो इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता यानी बरबड़ी माता के मंदिर का निर्माण करवाया, जो सिसोदियों की इष्ट देवी है। ये बात भी पूछी जाती है, देवियां जो हमारे आती हैं वो भी क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं। तो यहाँ पे अन्नपूर्णा माता आती है, ठीक है ना? फिर आगे है सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की करारी हार होती है। कौन से युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में। अब देखते हैं ये जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? बांसवाड़ा जिले के पास सिंगोली नामक स्थान पे, ठीक है ना? गोली, अपन जब गोली खाते हैं तो उसमें क्या आती है? बांस आती है। क्या आती है? बदबू आती है, बांस आती है, ठीक है ना? बांस से बांसवाड़ा याद कर लेंगे, गोली से सिंगोली से गोली निकाल लो, ठीक है ना? ये तो ऐसे याद हो जाएगा। सिंगोली कहाँ पे? बांसवाड़ा। क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जगह पूछी जाती है। राणा हमीर ने अपनी बेजोड़ युद्ध नीति से दिल्ली सल्तनत की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और सुल्तान की सेना को बंधक बना लिया, ठीक है ना? इस युद्ध की विजय ने सिसोदिया राजवंश की प्रतिष्ठा को पूरे भारतवर्ष में स्थापित किया, सल्तनत का भय समाप्त कर दिया। अब कोई लड़ने वाला आएगा, किसी बड़ी शक्ति को पराजित कर देगा, तो सबका ही हौसला होगा। तो यहाँ पे सल्तनत का भय भी समाप्त हो गया था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी सल्तनत को हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने हराया था।
उस टाइम पे। फिर आते हैं इनकी राणा हमीर की उपाधियाँ पूछी जाती हैं अपने को। ये परीक्षा के तौर पे विशेष तथ्यों में माना गया है। तो सीधे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे एक आता है विषम घाटी पंचानन, बहुत बार पूछा जाता है। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन, क्या इसका मतलब क्या? कठिन परिस्थितियों में सिंह के समान। विषम घाटी पंचानन, इसका अर्थ क्या है? कठिन परिस्थितियों में किसके समान? सिंह के समान। इन्होंने कठिन परिस्थितियां वो झेली है, इसलिए इनको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? कि भाई किसी ने बोल के थोड़ी कहा था। यहाँ पे छापा हुआ है। कहाँ पे छापा हुआ है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक है ना? ये बात तो विषम घाटी पंचानन की हो गई। फिर आता है एक दूसरा नाम, वीर राजा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा द्वारा ही रचित है ये। क्या? रसिक प्रिया। इसमें जयदेव के गीत गोविंद पर टीका में हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। रचित कौन, रचना किसने करी? कुंभा ने करी। और कुंभा की रचना रसिक प्रिया में नाम किसका मिलता है? राणा हमीर का मिलता है, वीर राजा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी हमीर के गौरवपूर्ण कार्यों और सल्तनत पर विजय के विशद वर्णन मिलता है। मिलेगा ही सही। फिर आते हैं कुंभा और राणा सांगा। सल्तनत के साथ अपन देखें उत्तरकालीन संघर्ष जो होता है लास्ट में, वो कैसे होता है यहाँ पे कि हमीर के बाद मेवाड़ की शक्ति निरंतर बढ़ती गई। सही बात है, जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव कमजोर होने लगी और मालवा के गुजरात जैसे स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। मालवा व गुजरात जैसे स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का यहाँ पे उदय हुआ था। अब आता है एक तरफ तो क्या था, जैसे अपन बात करें यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे क्या है? मालवा। और यहाँ पे क्या? मेवाड़। अब ये भी टकराएंगे। दिल्ली सल्तनत तो फिर भी धीमी पड़ गई यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने तो हार के देख लिया एक दो बार, तो ये तो रुक गए। लेकिन यहाँ वाले जो मुस्लिम आक्रांता थे वो उठने लग गए। दोनों मिल मिल के लड़ने लग गए कि चलो दो मिल मिल के ट्राई करते हैं मेवाड़ को हराने की। सिंगल भी देख लिया, अब देखते हैं क्या कहानी रहती है, कौन कौन इनसे लड़ता है। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा की। 1433 से 1468, ठीक है ना। एक युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। कब होता है? 1437 में। 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। 6 से 7, 6 से 12 सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। यहाँ पे मालवा के सुल्तान थे महमूद खिलजी। अब अपन देखें कि सारंगपुर के युद्ध की क्या कहानी है, कौन किस प्रकार से था। अब यहाँ पे तो थे अपने कुंभा, और यहाँ पे कौन थे? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, यहाँ पे भी खिलजी था, महमूद खिलजी पर नाम था उसका। महमूद खिलजी को हराया था। और बाद में कुंभा ने क्या किया था? विजय होने के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये भी बार बार पूछा जाता है, कौन से युद्ध के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ, कब हुआ, और ये युद्ध कौन सा था? सारंगपुर के युद्ध के बाद में 1437 में जो हुआ था। हराया किसको? महमूद खिलजी को, ठीक है ना। इसको निपटा दिया। अब आता है मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने कुंभा के विरुद्ध 1456 में चंपानेर की संधि की थी, जिसे कुंभा ने विफल कर दिया था। अब ये दोनों क्या करेंगे? दोनों आपस में सोचेंगे कि अकेले से तो हराया नहीं जाए कुंभा को, क्या करें? दोनों हाथ मिला लें, दोनों मिलकर लड़ते हैं, ठीक है ना। इन्होंने मिलकर लड़ने के लिए कौन सी संधि करी? चंपानेर। चंपानेर की संधि करी थी इन्होंने, दोनों ने मिलके कि चलो दोनों हराते हैं। कौन कौन? मालवा वाला और गुजरात वाला सुल्तान, 1456 में। लेकिन फिर भी कुंभा ने इनको हरा दिया। ये तो कुंभा जी का मैटर है। फिर आते हैं राणा सांगा, 1509 1527। अब दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में 1517 और बाड़ी के युद्ध 1518 में करारी शिकस्त दी थी। बाद में अब सुल्तान फिर आ गए दिल्ली वाले, किसके काल में? सांगा के काल में। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को दो बार हराया, किसमें? 1517 खातौली युद्ध में और 1518 बाड़ी के युद्ध में। इनको निपटाया इब्राहिम लोदी को।
फिर आता है मेवाड़ सल्तनत संघर्ष। अपन देखेंगे क्विज शॉर्टकट के रूप में अपन रिवाइज करते हैं एक बार कि 1227 में बुताड़ा का युद्ध हुआ। जेतर सिंह विजय बनाम इल्तुतमिश। जेतर सिंह विजयी हुए, इल्तुतमिश हारा। राजधानी नागदा नष्ट हुई, चित्तौड़ नई राजधानी बनी। ठीक है। 1303 में चित्तौड़ का युद्ध हुआ, अलाउद्दीन विजयी हुए, रतन सिंह हारे। प्रथम शाखा चित्तौड़ का, रानी पद्मिनी का जोर हुआ, नाम बदला गया खिजर। 1326 की कहानी आती है, चित्तौड़ पर चित्तौड़ की पुनर्विजय हुई, हमीर विजयी बने, मालदेव संग्रह हारे और मालदेव के उत्तराधिकारी थे जयसिंह वो हारे और सिसोदिया वंश की यहाँ पे स्थापना हुई 1326 में। 1330 में आते हुए सिंगोली का युद्ध हुआ, हमीर विजयी हुए, मोहम्मद बिन तुगलक को हराया और सल्तनत की जो प्रतिष्ठा थी वो ध्वस्त यहाँ पे हो गई थी। फिर आता है रणथंभौर के चौहान और दिल्ली सल्तनत। रणथंभौर के चौहान राजवंश की स्थापना 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनके पुत्र आते हैं गोविंद राज। क्या आते हैं? गोविंद राज ने की थी। इसकी स्थापना रणथंभौर के चौहान जी। रण में कौन लड़ा था सबसे पहले? गोविंद लड़ा था। रणभूमि किसकी बनी थी सबसे पहले? गोविंद की बनी थी। दिल्ली के निकट होने के कारण ये दुर्ग हमेशा सल्तनत के निशाने पे रहा, क्योंकि वो तो दूर दूर वालों को भी नहीं बख्शते थे, तो ये तो बिल्कुल नजदीक में था रणथंभौर, तो यहाँ तो लड़ाइयाँ होनी थी। इल्तुतमिश और बलबन ने भी रणथंभौर को दबाने के प्रयास किए, लेकिन ये स्थायी सफलता नहीं उसकी थी। हाल इन दोनों ने ट्राई की थी, लेकिन ये नहीं जीत पाए थे। तो इस राजवंश का सबसे प्रतापी और वीर शासक की अपन बात करें तो हमीर देव चौहान हुए, जिनका काल सल्तनत के समय चरम संघर्ष का गवाह बना। क्यों? क्योंकि जो सल्तनत के काल में जो भी ज्यादा कोशिशें की गई वो इनके काल में की गई। रणथंभौर जो दुर्ग है वो अपनी अभेद बनावट के कारण बख्तरबंद दुर्ग कहा गया। बख्तरबंद किसने कहा? अबुल फजल ने कहा बख्तरबंद। ठीक है ना? किसके कारण? क्योंकि इसको नहीं भेदने वाली बनावट इस दुर्ग की है और ये टिप्पणी अबुल फजल की है। ठीक है ना? अब अपन देखें कि हमीर के लिए एक आता है, मतलब दोहा भी आता है कि हमीर का हट और खिलजी की चाल किस प्रकार से थी। हमीर का हट बहुत बड़ा था। ठीक है ना? ये कहावत आती है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल, ऐसे कुछ करके आती है। ठीक है ना? राजस्थान का गौरव सदैव अजय रहेगा, ऐसे कुछ टिप्पणी अपन देखें तो अमीरदेव चौहान की बात करें तो 1282 से 1301। सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी के कारण यहाँ पे शाखा हुआ था, जोर हुआ था राजस्थान का, वो यही हुआ था रणथंभौर में। हट और दिग्विजय की ये बातें आती हैं यहाँ पे मुख्य रूप से। अब हमीरदेव चौहान का राज्याभिषेक 1282 में हुआ। अपने पुत्र जैतर सिंह के तीसरे पुत्र अमीरदेव थे। इनके पिता का नाम जैतर सिंह। इन्होंने गद्दी पर बैठते ही दिग्विजय की नीति शुरू की थी। दिग्विजय मतलब चारों तरफ से विजय प्राप्त करना। आमेर ने भीमरस के राजा अर्जुन, धार के परमार शासक भोज को परास्त कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। यानी भीमरस के राजा थे अर्जुन और धार के परमार शासक भी कौन थे? भोज। इनको हराया था। इन्होंने कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों में वे लगातार विजयी रहे थे और ये केवल अपना 17वां अंतिम युद्ध हारे थे, यानी लास्ट बार आए हार गए थे। इन्होंने विजयों के उपलक्ष्य में रणथंभौर को कूट यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसके प्रधान पुरोहित कौन थे? विश्वरूप थे। ये बातें आती है, पूछी जाती है। इनकी जब विजय हो गई थी तो यज्ञ भी करवाएगा आगे वाला। जैसे अपन अब कोई अच्छा काम होता है तो हवन करवाते हैं, तो ये पहले यज्ञ करवाते थे। जिसका जो अब पंडित होते हैं अपने वहां पे पुरोहित थे, तो वो कौन थे? विश्वरूप थे। आगे आता है जलालुद्दीन खिलजी का असफल आक्रमण। बेचारा जलालुद्दीन खिलजी तो बहुत परेशान हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि ये बार बार हार ही रहा था। इसकी तरह ही दाल गले थे। जलालुद्दीन खिलजी के असफल आक्रमणों के फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भले ये असफल हुआ हो 1290 में और 1292 में। बात आती है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। अमीर की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 1290 और 92 में रणथंभौर पर 2 बड़े आक्रमण किए थे। अब बात आती है कि 2 दुर्ग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे रणथंभौर का है और इससे छोटा जो रास्ते में दुर्ग आता है वो दुर्ग था यहाँ पे जैन का दुर्ग। उसको जैसे कुंजी भी कहा गया है इस पे। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी थी ये, क्योंकि ये पहले आता था। सुल्तान ने रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले जैन दुर्ग पर तो अधिकार कर लिया, इसको तो फतेह कर लिया था, लेकिन मुख्य दुर्ग की वो नहीं जीत सका था। यानी जैन दुर्ग तक तो फिर भी जलालुद्दीन सफल हो गया था, लेकिन आगे सफल
नहीं हुआ था। महीनों की घेराबंदी के बाद जब तुर्क सेना थकी और निराश हुई, तो जलालुद्दीन ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए घेरा उठा लिया था। तो बेचारा क्या करे, हार गया था कि रहने दो, थक हार के वापिस चले गए। अब अमीर खुसरो के ग्रंथ आता है एक मिफ्ताह उल फुतूह में इन दोनों आक्रमणों को आंखों देखा विवरण मिलता है। ठीक है ना? ये अमीर खुसरो के ग्रंथ है। अब प्रसिद्ध जो कथन बोले गए हैं, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, अपन देखें। तो जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग को जीतने में पूरी तरह असफल रहा, हार गया बेचारा। सेना का मनोबल भी टूट गया, कब तक लड़ेंगे? और उसने अपनी हार को छिपाने के लिए एक ऐतिहासिक वक्तव्य भी दिया। अब कुछ तो बोलेगा, अंगूर खट्टे हैं, वही वाली बात है। उसने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता। बताओ। उसने अपने मूंछ के बाल को भी इतना भारी बता दिया कि 10 किले ही न्यौछावर कर दिए। हालांकि जीता एक भी नहीं गया। देखो। और ये कथन बार-बार पूछा जाता है क्योंकि ये सुल्तान की हताशा को दर्शाता है। इसके बाद 1296 में अपन बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी। यहाँ भी ये लड़ाई होती थी सल्तनत काल में। अलाउद्दीन खिलजी इतना कट्टर था, इसने अपने चाचा को ही मार दिया था और खुद शासक बन गया था। और इसने अपनी नीति भी अपना ली थी लड़ने की। ठीक है ना? अब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के यहाँ क्या कारण थे, वो अपन देखें। तो यहाँ पे सिर्फ इसका इतना ही था कि साम्राज्यवादी विस्तार करना है। इसके अलावा इनका तात्कालीन कारण ये था कि शरणागत को संरक्षण। अमीर ने इसके शरणागतों को संरक्षण दी थी, इसलिए भी एक कारण बनता है। अमीर हट बहुत बड़ा हट था, क्योंकि इसने लाख अलाउद्दीन खिलजी के कहने के बावजूद भी उसके दुश्मनों को नहीं छोड़ा था। 1299 में सुल्तान की सेना गुजरात लूट कर लौट रही थी। कहाँ पे? अपन ने देखा कि गुजरात कहाँ पे है। यहाँ से ये गुजरात को लूट रहे थे। यहाँ पे सेना जा रही थी, वापस जा रही थी। बीच में क्या आया? रणथंबोर। तभी मंगोल सेनापति थे मीर मोहम्मद शाह और केहबरू ने विद्रोह कर दिया। यहाँ पे मंगोलों के सेनापति कौन नाम आता है? मीर मोहम्मद शाह और केहबरू। इन लोगों ने बगावत कर दी थी इनके साथ में। और लूट के माल के बंटवारे को लेकर हुए इस विवाद के बाद दोनों मंगोल विद्रोही भागकर हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए थे। अब ये दोनों क्या है, माल तो लूट के लाए ही थे, तो उसको ऊपर वाले को ही ले जाके क्यों दें? इन दोनों ने आपस में बांटने की सोच ली। कहाँ आ गए? हमीरदेव के पास में आ गए। और शरणागत की रक्षा करना राजस्थान के शासकों का एक धर्म माना गया है, तो इन्होंने इनको रख लिया। और अलाउद्दीन जी इनकी बार-बार सौंपने की मांग की, लेकिन हमीर नहीं माने। हमीर ने राजपूत मर्यादा के तहत शरणागत की रक्षा का संकेत दोहराते हुए मना कर दिया कि हम तो नहीं देंगे वापस, तो आपके दुश्मनों को भले ही जो कर ले। तो ये भी इसका रीज़न रहा था। अब हमीर का जो शरणागत है वो वत्सल स्वभाव और हठी परिवर्तन को दिखाता है यहाँ पे। हमीरदेव ने अपनी जिद के लिए इतिहास में अमर है। हमीर हट बार-बार पूछा जाता है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना उसका धर्म है, चाहे पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी और के लिए पंगा लेना कौन लेता है? हमीर ने इसी हट पर नैनचंद सूरी के ग्रंथ हमीर महाकाव्य में एक प्रसिद्ध श्लोक प्रसिद्ध है। अब अपन ये श्लोक तो बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन ये श्लोक कहाँ से आया? किसने लिखा? तो ये चीज़ अपन देखें तो ये हमीर महाकाव्य में लिखा हुआ है और नैनचंद सूरी ने लिखा है। ठीक है ना? तो अपन ऐसे याद कर लें कि नैनचंद सूरी ने अपने नैनों से हमीर का हट देखा होगा और हमीर के महाकाव्य में उसको लिख दिया। अब ये कैसा है कि सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका अर्थ भी आपको पता होगा, लाख बार आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है ना? तो ये सब आपको पता होगा कि सुल्तान ने अपनी सत्ता को खुली चुनौती माना और युद्ध की अंतिम घोषणा कर दी। अलाउद्दीन ने ये माना कि अब तो हमें युद्ध ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भी ये चुनौती थी इतने बड़े शासक के सामने, जो अपने चाचा को मार सकता है, वो किसी की भी चुनौती स्वीकार कर सकता है। तो वो भी लड़ने को तैयार हो गया। अब रणथंबोर का प्रथम घेरा जो है वो किसके नेतृत्व में? उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने डाला यहाँ पे। सबसे पहले लड़ने के लिए किसको भेजा? उल्लुग खां को और नुसरत खां को। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299-1300 ईस्वी में अपने 2 भरोसेमंद सेनापति उस टाइम के थे, उल्लुग खां और नुसरत खां को बहुत बड़ी सेना देके रणथंबोर भेजा। सबसे पहले शाही सेना ने पुणे जाहिन दुर्ग यानी रणथंबोर की कुंजी, वही दुर्ग है जो जलालुद्दीन ने भी जीत लिया था और इन्होंने भी इस पे कब्जा कर लिया था। पहले इसने क्या करा था? कुंजी खोलते थे, यहाँ पे जाहिन दुर्ग को इन्होंने जीता
और मुख्य दुर्ग की घेराबंदी बाद में स्टार्ट कर दी। अब राजपूत सेना ने दुर्ग के ऊपर से भारी पत्थरों, जलते हुए बारूद यानी मगरबों, ये बहुत बार पूछा जाता है कि मगरब क्या है? तो ये जलते हुए बारूद फेंके जाते थे सेना पे, उसको कहा जाता है। और यहाँ पे मगरबों का यूज़ किया गया और तुर्क जो सेना थी उस पे भीषण प्रहार किए इन लोगों ने। इसी घेराबंदी के दौरान दुर्ग से दागे हुए गोले की चपेट में आने से अलाउद्दीन का जो मुख्य सेनापति है नुसरत खान मारा गया और सल्तनत की सेना में खलबली मच गई थी। ये बात बहुत बार पूछी जाती है कि रणथंभौर के प्रथम घेरे में कौन मारा गया था? अलाउद्दीन का सेनापति, तो नुसरत खान। नुसरत खान यहाँ से क्या हो गए थे? रुखसत हो गए थे, यानी निकल लिए थे बेचारे, ठीक है ना? गोला गिर गया होगा, मर गया होगा बेचारा, तो ये रुखसत हो गए थे यहाँ से। अब अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब थक गए कि अब तो हमें खुद को ही जाना पड़ेगा। खुद आता है बेचारा, सोम आता है रणथंभौर आगमन के लिए कि जीतना तो पड़ेगा, अब इज्जत का खराब हो जाएगा, नहीं तो फालूदा हो जाएगा। नुसरत की मृत्यु हो गई थी और सेना पीछे हटने को खबर पाकर अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो उठा। सोम का मान संभालने का निर्णय किया। 1300 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन एक विशाल कुमुक के साथ रणथंभौर पहुंचा और दुर्ग के चारों तरफ घेर लिया, यानी उससे भी बड़ी सेना ये लेके आया। सुल्तान ने दुर्ग की दीवारों के बराबर ऊंचे मकबरे यानी पाशीब, यहाँ पे चबूतरे बनाए गए जिसको क्या कहा गया? पाशीब। सुरंगें बनाई गई जिसको क्या कहा गया? शाबीत बनवाई, साबात बनवाई, ताकि दुर्ग में प्रवेश किया जाए। यानी बहुत मेहनत की इन लोगों ने। क्या चबूतरा बनाना आसान है दुर्ग के दीवारों के बराबर? क्या सुरंगें बनवानी आसान है? लेकिन फिर भी ये अड़ा रहा है यहाँ पे। 1 वर्ष तक ये काम चला, यानी 12 महीने लगातार ये यहाँ पे लोग डटे रहे। जब सुल्तान को सीधी सैन्य सेना नहीं मिली तो उसने छल कपट, यानी इसीलिए तो इसको क्या कहा गया है? बख्तरबंद कहा गया है, क्योंकि 12 महीने तक कोई ट्राई करता है इतनी, फिर भी उस किले को फतेह नहीं कर पाया, इसका मतलब वो बख्तरबंदी तो है ना? अबुल फजल ने ये बात सही तो कही है। अब 12 महीने कोई वहां पे डटा रहता है, वहां पे चबूतरे भी बनवाता है, वो भी दुर्ग की दीवारों के बराबर, वहां पे सुरंगें भी बनवाता है, लेकिन फिर भी विजय नहीं होता है। मतलब बहुत बड़ी बात है रणथंभौर दुर्ग की ये, ठीक है ना? फिर इसने क्या सोचा? इसने कोई मंत्रा ढूंढनी शुरू करी कि क्या पता दुर्ग के अंदर कोई ऐसी मंत्रा मिल जाए जो अपने को कोई छल कपट सिखा दे। तो ये सक्सेस भी हो जाता है। बाद में ये मंत्राएं 2 मिलती हैं यहाँ पे, रणथंभौर, रणमल और रतिपाल। यानी ऐसे याद करेंगे अपन कि रणथंभौर दुर्ग के जो विश्वासघात कौन थे? रणथंभौर, रणथंभौर अपन लिखें तो पहले क्या आता है? रण आता है। रणथंभौर से रणमल याद रह जाएगा, रणमल याद रह जाएगा, रण प्लस मल याद रह जाएगा, रणमल। और इससे रणमल के साथ में क्या याद रह जाएगा? रतिपाल याद रह जाएगा। और यही दुर्ग के पतन का कारण बने। अब सीधे युद्ध में तो अजय हुआ। रणथंभौर दुर्ग खोलने के लिए, द्वार खोलने के लिए अलाउद्दीन ने हमीर के 2 प्रमुख सेनापति थे, यानी इतना बड़ा शासक है, उसके सेनापति कैसे निकले? रणमल, रतिपाल। उनको लालच दे दिया। सुल्तान ने इन दोनों दुर्ग का राजा बनाने का गुप्त प्रलोभन दिया, जिससे वे देशद्रोही बन गए, लालच में आ गए। विश्वासघातियों ने दुर्ग के गुप्त रास्तों की जानकारी तुर्कों को दे दी और भीतर खाद्य सामग्री और पेयजल में गाय का रक्त और हड्डियां मिलाकर उसे अपवित्र कर दिया। अब जो अंदर जनता थी वो क्या खाए, है ना? भीतर खाद्य सामग्री खाने के लिए खत्म हो गई, पेयजल भी खराब हो गया, पानी भी खराब हो गया, पीने के लिए नहीं रहा, तो इनको गेट खोलने पड़े फिर लास्ट में। दुर्ग के भीतर अनाज का भयंकर अकाल पड़ गया। अमीर खुसरो के अनुसार सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। यानी ऐसा भयंकर संकट आया रणथंभौर में कि यहाँ पे सोने के 2 दाने भी दे दो तो भी 1 चावल का दाना नहीं मिले। ये बात अबुल फजल कह रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा रणमल और रतिपाल की वजह से यहाँ पे हुआ। अब राजस्थान का प्रथम शाखा होता है 11 जुलाई 1301 में, यानी भयंकर 7वें महीने में, गर्मी में, 11 जुलाई 1301 को 12 महीने की कोशिश के बावजूद ये यहाँ पे प्रथम शाखा होता है। खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। धर्म संकट की स्थिति में हमीरदेव ने दुर्ग के द्वार खोलकर अंतिम आर पार का युद्ध करने का निर्णय ले लिया कि अब तो या तो मरेंगे या फिर जीत जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए कि जनता मर भी वैसे ही रही थी, बेचारे भूखे मर रहे थे, तो गेट ही खोल दिए इन्होंने। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर का ऐतिहासिक संपन्न शाखा हुआ। राजस्थान के इतिहास का ये प्रथम प्रमाणिक शाखा माना जाता है। सबसे पहला शाखा रणथंभौर का है। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहनकर आत्मघाती हमला किया, वीरगति पाई और हमीर ने स्वयं अपना सिर काटकर भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था। ऐसे ऐसे युद्ध हुए हैं इतिहास में। यहाँ पे आते हैं रानी रंग देवी का जल जोहर, कौन से तालाब में? पद्मला तालाब।
रानी रंग देवी ने यहाँ पे जोहर किया, जल जोहर किया था। ये तालाब कौन सा था? पद्मला तालाब था। साके की सबसे अनूठी विशेषता यह थी कि राजस्थान के इतिहास का एकमात्र प्रमाणिक जल जौहर यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? रणथंभौर में। मीरदेव की रानी थी रंग देवी और उनकी पुत्री थी पद्मला। देवल दे, इनके नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर का अनुष्ठान किया था। यानी कैसी कैसी रानियां होती थी पहले। ये जौहर भारतीय नारी के स्वाभिमान की प्रकाष्ठा था, जिसने गुलामी के बजाय मृत्यु को चुना था। यानी इन्होंने स्वाभिमान के बदले अपनी जान गंवा दी। ठीक है ना? इन्होंने मतलब तुर्कों के सामने आने से भी इनकार कर दिया, इनके हाथ आने से भी इनकार कर दिया। आजकल का टाइम ऐसा हो रहा है कि रानियां खुद चल जाएं, थोड़ा भी पैसों का प्रलोभन दे दो तो वो खुद चल जाती हैं, एक रिचार्ज के चक्कर में चल जाती हैं। ठीक है ना? ये है रानी रंगदेवी और पद्मला, ऐसी ऐसी विशिष्ट रानियां हुई हैं। आप देखो, दुर्ग पर अधिकार के बाद अलाउद्दीन ने रणमल रतिपाल को भी यह कहकर मरवा दिया, जो अपने सैनिक के सगे नहीं हुए वे मेरे क्या होंगे। यानी उनका भी वही हुआ, बेईमानी का नतीजा बेईमानी। रणमल और रतिपाल के साथ में भी धोखा हुआ और अलाउद्दीन ने इसको भी मरवा दिया। बात भी सही कही कि जो अपने स्वामी के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे। ठीक है, तो ये हो गया दी एंड रणथंभौर का। अब कुछ कथन आते हैं कि रणथंभौर के विजय के बाद में अमीर खुसरो का एक विशेष कथन आता है, क्योंकि अमीर खुसरो भी इस चीज को देख रहे थे। उन्होंने ही ये संकट भी देखा था रणथंभौर का। लास्ट में ये कहते हैं कि इस्लामी झंडा फहरा रणथंभौर दुर्ग पे, और अलाउद्दीन के अधिकारित इतिहासकार जो थे और दरबारी कवि भी हैं अमीर खुसरो ने एक सुप्रसिद्ध वाक्य कहा कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अर्थात कुफर का गढ़ मतलब कुफर अर्थात धर्म विरोधी। किसको कहा गया? यहाँ पे जो शासन चल रहा था रणथंभौर में हमीर का, उसको कहा गया कि कुफर धर्म विरोधी या काफिरों का किला किसका घर हो गया? इस्लाम का घर हो गया। यानी इन्होंने धर्म पे कितनी कड़ी बात कही है ये, कि कुफर का गढ़ किसे कहा गया? हमारे धर्म को कहा गया। और धर्म विरोधी और काफिरों का किला किसको कहा गया? रणथंभौर दुर्ग को कहा कि ये जो गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। यानी इस गढ़ को इस्लाम का घर बना लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात किसने कही? अमीर खुसरो ने कही। ये कथन सीधे तौर पर रणथंभौर दुर्ग के पतन और चौहान सत्ता की समाप्ति को इंगित करता है। सही बात है। सुल्तान ने रणथंभौर का प्रशासनिक कार्यभार अपने भाई उल्लुग खां को सौंप दिया। इसके साथ में जो नुसरत खां आया था वो तो मुक्षत हो ही गया था। बच्चा कौन था? उल्लुग खां, उसको सौंप दिया। इसके साथ ही रणथंभौर के चौहान शासक जो शाखा थी उसका भी अंत हो गया। बहुत भयंकर अंत हुआ है वैसे। फिर आते हैं जालोर के सोनगरा चौहान और सल्तनत। यहाँ भी आया था अलाउद्दीन। जालोर का प्राचीन नाम अपन देखें तो जवालीपुर था। कौन सा नाम था? जवालीपुर। ये किले को स्वर्णगिरी सोनगढ़ कहा जाता है। यहाँ का जो किला है जालोर का किला, उसको स्वर्णगिरी कहा जाता है, सोनगढ़ कहा जाता है। चौहानों की सोनगरा शासक शाखा जो थी, यहाँ पे शासक शासन था उनका, सोनगरा शाखा से ही सोनगढ़ इसको कहा गया, जिसकी स्थापना 1181-82 में कीतु यानी कीर्तिपाल ने की थी। किसने करी थी? कीर्तिपाल ने यहाँ पे स्थापना करी थी सोनगढ़ शाखा की। जालोर दुर्ग अपनी सुदृढ़ भौगोलिक स्थिति के कारण अजय माना जाता है। हसन निजामी आते हैं, वो कहते हैं कि आज तक कोई भी आक्रमणकारी इसका द्वार खोलकर भीतर प्रवेश नहीं कर सका। ये बात जालोर दुर्ग के बारे में कही गई है। किसने कही? हसन निजामी ने कही कि इस द्वार को कोई भी खोलकर सीधा अंदर नहीं आ सका। ठीक है ना? सल्तनत कालीन संघर्ष के समय वहां के राजा कानड़देव चौहान थे। 1305 और 1311 की बात हो रही है यहाँ पे, कानड़देव चौहान की, जो देशभक्ति और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं। कानड़देव चौहान, कानड़देव के पुत्र यहाँ पे आते हैं वीरमदेव, अत्यंत पराक्रमी और सुदर्शन युवक थे। वीरमदेव, वीरमदेव और अपन कहानी सुनते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बेटे की, वो अपने को पता ही है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के प्रमुख कारणों की अपन बात करें तो क्या क्या कारण उस टाइम के थे? कि एक कारण तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि इनके सामने आने वाली रास्ते की, गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर जालोर की अत्यंत संवेदनशीलता थी। यहाँ पे ये आने जाने वाले लुटेरों को ये खुद लूट लेते थे। तत्कालिक कारण ये रहा था 1299 का ही बात है कि अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान यानी सोमनाथ मंदिर लूटने जा रही थी। अब यहाँ से अपन देखें, ये जालोर है, ये यहाँ पे गुजरात में सोमनाथ को लूटने जा रहे थे। किधर से? इधर से।
ठीक है ना? तो कानड़ देव ने उन्हें जालोर के रास्ते से निकलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि भाई साहब जाना है तो यहाँ से तो नहीं जाने देंगे। वो भी लूट-मार करने तो बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे। ये बात इनको खटक गई। शाही सेना दूसरे रास्ते से गुजरात गई। इन्होंने रास्ता तो चेंज किया, लेकिन यहाँ पे बहुत लूट-मार करी इन्होंने, परंतु लौटते समय जालोर की सीमा से गुजरी। ये चले तो यहाँ से गए क्योंकि इनको लूटने का ज़्यादा बड़ा मकसद था, लेकिन आते हुए इन्होंने जालोर की सीमा को बहुत नष्ट करा। लौटते समय इन्होंने पूरी है वो अपनी रेस निकाल ली यहाँ पे। अब कानड़ देव के सेनापति आते हैं जैता और देवड़ा। ये तुर्क सेना पर अचानक हमला कर लूट का माल और सोमनाथ शिवलिंग के टुकड़ों को मुक्त करवा लिया और सुल्तान इस अपमान का बदला लेना चाहा। अब ये भी सीधे नहीं आने देंगे क्योंकि इन्होंने भी ये सीमा से गुजर रहे थे, वो भी इस मंदिर को लूट के निकल रहे थे। जब कानड़ देव के सेनापतियों को पता चला जैता और देवड़ा को, तो इन्होंने इनको लूटा कि लो माल आपका नहीं है तो हम आपसे ले लेते हैं, हमारा ही है ये तो। अब एक बात और आती है कि इसमें नीचे अपन देखें तो जालौर का नाम क्या किया गया था? जलालाबाद। जैसे जालौर जैसे जलालाबाद, थोड़ी सी ट्रिक लगा लेते हैं। सिवाना का नाम क्या किया गया? खैराबाद किया गया। सिवाना का नाम क्या किया गया? खैराबाद किया गया। अब जैसे अपन देखते हैं कि सिवाना एक राजस्थानी भाषा में खेत की सीम को भी कहते हैं। खेत की जो अपनी जो चार दीवार रहती है उसको भी कहते हैं सिवाना। अब कोई भी अपने खेत में आता है, जैसे कोई कब्जा करने आता है तो अपन क्या कहते हैं कि हमारे खेत के जो सिवाना में आया ना तो खैर नहीं है, ठीक है ना? तो खैराबाद याद कर लेते हैं सिवाना से। विश्वासघाती यहाँ पे कौन? विक्रा दहिया जालोर के और भायला सिवाना के थे। और राई के भाव रात ही बीती, ये कहावत भी यहीं से लॉन्च होती है वैसे। आगे अपन देखें वीरमदेव और शहजादी फिरोजा का प्रसंग। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन रहा है जालोर पे आक्रमण का अलाउद्दीन खिलजी का। पद्मनाभ एक रचना रचते हैं कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी बात। ये दो रचनाएं हैं, वीरमदेव सोनग्रारी बात भी और कानड़ देव प्रबंध। इनके अनुसार एक प्रेम प्रसंग भी इनसे जुड़ा हुआ है, इस कहानी से, इस आक्रमण से। 1305 में एक समझौता हुआ, उसके तहत कानड़देव का पुत्र वीरमदेव दिल्ली दरबार में था। वहां अलाउद्दीन की पुत्री शहजादी फिरोजा विरमदेव के व्यक्तित्व पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। ठीक है ना? ये इससे क्या हो गई? मोहित हो गई। इसने बोला कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। विवाह का प्रस्ताव रखा, वो भी खिलजी की बेटी ने। ठीक है ना? बात बहुत बड़ी थी। और विरमदेव ने कुल मर्यादा और स्वाभिमान के कारण तुर्क राजकुमारी से विवाह करने से स्पष्ट मना कर दिया। तुर्क चाप निकल लिए वहां से, जालोर आ गए। अब एक बहुत बड़ी कहावत यहाँ पे आती है कि वीरमदेव की क्या थोड़ थी इसके पीछे, बहुत बड़ी थोड़ थी। आजकल तो हाँ कर दें खड़े-खड़े, ठीक है ना? अब देखें इन्होंने क्या कहा कि मामू लाजे मुलवण, लाजे कुल चौहान, कि मेरा चौहान वंश है वो लाजेगा अगर मैं ऐसा करता हूँ। जो मैं परणु तुर्कणी, अगर मैं तुर्कणी से विवाह करता हूँ तो पच्छम उगे भाण। ये बहुत बड़ी बात है, ये स्पष्ट मना किया था इसने। और इसे सुल्तान ने अपने शाही सम्मान पर गहरी चोट माना और जालोर को समूल नष्ट करने का आदेश दिया। अब बेचारा जलता-वलता क्या करेगा? यही तो करेगा, लड़ाई करेगा फिर, और क्या करेगा? और सुल्तान की बेटी को कोई शादी के लिए इनकार करता है तो गुस्सा तो उसको आएगा। 1308 में आक्रमण होता है सिवाना दुर्ग पर, जो जालोर दुर्ग की कुंजी है। जैसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जहीन दुर्ग है, वैसे जालोर दुर्ग की कुंजी क्या माना गया है? सिवाना दुर्ग। सबसे पहले ये लोग सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। जालोर दुर्ग पर सीधे आक्रमण करने से उसकी रक्षात्मक अग्रिम चौकी कुंजी कहे जाने वाले सिवाना दुर्ग यानी बाड़मेर बालोतरा को जीतना अनिवार्य था। अब क्या है? बालोतरा, सिवाना दुर्ग। अब सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया? वीर नारायण परमार ने करवाया था। वीर नारायण परमार ने करवाया था। 1308 ईस्वी में यहाँ का शासन कानड़ देव के भतीजे शातल देव यानी शीतल देव सोमदेव के हाथों में था। जब इसने आक्रमण किया तो यहाँ पे कौन था? शीतल देव था, शातल देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना लेकर स्वयं सिवाना दुर्ग के चारों तरफ से घेर लिया था। यहाँ भी स्वयं लड़ने आया था सबसे पहले। राजपूतों ने दुर्ग के भीतर भीषण प्रतिरोध किया और तुनक सेनापति थे नाहर खान को मोट के घाते नुसरत खान रणथंभौर वाले दुर्ग में मरा था। और यहाँ पे अलाउद्दीन का सेनापति कौन बना था? नाहर खां मरा था। आगे आता है यहाँ पे भी पैदा हो गया एक विश्वासघाती, और बाद में ये रिजल्ट ये निकला कि अलाउद्दीन ने यहाँ फतेह हासिल कर ली और सिवाना का नाम खैराबाद किया था। बाहिला पंवार। महीनों की विफल घेराबंदी के बाद यही जो रणथंभौर में हुआ,
वह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में सिवाना में हुआ, वो नहीं जीत पाया इसको। और अलाउद्दीन ने विश्वासघात से एक सैनिक बाहिला पंवार को लालच दिया और अपनी ओर मिला लिया। और मतलब बाहिला पंवार भी ऐसा भोला था कि उसने रणमल रतिपाल की कहानी सुनी ही होगी 1301 की, फिर भी वो अलाउद्दीन की बातों में आ गया और उस लालच में आ गया। बाहिला ने दुर्ग के भीतर स्थित एकमात्र पेयजल स्रोत भांडेला तालाब में गाय का रक्त मिलाकर उसे दूषित कर दिया। वही कहानी यहाँ हुई जो रणथंभौर में हुई। पेयजल के अभाव में दुर्ग के भीतर हाहाकार मच गया, पानी नहीं पीने को, फिर कैसे रहेंगे। और शातलदेव के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया, वीरगति पाई। महिलाओं ने जोहर किया। 1308 में शिवाना का ये शाखा हुआ। 1308 में ये कहाँ हुआ? शिवाना का शाखा हुआ। अलाउद्दीन की वही कहानी, वही शिवाना का नाम दुर्ग चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, खैराबाद कर दिया और यहाँ पे रख दिया किसको? कमालुद्दीन गुरग। प्रबंधक कहाँ किसको छोड़ा यहाँ पे? कमालुद्दीन गुरग को यहाँ का प्रबंधक घोषित किया। फिर 1311 की बात आती है, नंबर आता है जालोर दुर्ग का। शिवाना को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। कमालुद्दीन गुरग और अलाउद्दीन खिलजी की संयुक्त सेना ने 1311 में यहाँ पे घेराबंदी चालू कर दी। अब ये तो प्रबंधक बन ही गया था सिवाना का, तो ये भी मिल गया और इधर से जलालुद्दीन आ गया, अलाउद्दीन आ गया। 1311 में आक्रमण किया। जालोर का किला भी अत्यंत सुदृढ़ था, सीधे सैन्य बल से जीतना इसको भी असंभव था। और सेना को महीनों तक यहाँ पे भी क्या है वो फतेह नहीं मिली। सुल्तान ने पुनः अपनी चिर परिचित यानी वो ही नीति अपनाता है और बार बार जो सेनापति हैं वो फंसते जा रहे हैं इसमें। कन्नड़ देव के दरबार का एक और विश्वासघाती इसने ढूंढा और दुर्ग के गुप्त रास्तों से वाकिफ उसको किया। यहाँ पे आता है बीका दहिया। यहाँ पे बीका दहिया को पागल बना दिया। क्या किया, क्या कहानी रही यहाँ पे? तो अलाउद्दीन ने कानड़ देव के एक दहिया राजपूत बीका दहिया को जालोर का राज्य सौंपने का लालच देकर देशद्रोही बना दिया। हालांकि बात ये आती है कि जो बीका दहिया है ना, उसको अलाउद्दीन ने नहीं मारा, उसको इसकी बीवी ने मारा। जब उसको पता चला कि इसने विश्वासघात किया है, इसने गुस्से में आके इसका बीका अलग कर दिया और दहिया अलग कर दी, यानी इसको गर्दन से उड़ा दिया। बीका दहिया ने सुल्तान को दुर्ग की उस दीवार के बारे में बता दिया जो दीवार कच्ची थी, यानी सभी दीवारें दुर्ग में पक्की नहीं थी, कुछ दीवारें कच्ची थी। कैसे पता करा इन्होंने? कि तुर्कों ने रातों रात उस कच्ची दीवार का पता लगाने के लिए पूरे शहर की राई ऊंचे दाम पर खरीद ली, ताकि दीवार पर राई बोकर उसकी नमी से, यानी पहली बात तो ये कि राई ऐसी होती है जो हाथों हाथ उगती है, बहुत कम समय में राई उग जाती है। तो इन्होंने राई इकट्ठी करी। बीका दैया ने ऐसे कहा कि आप राई ले आओ और दीवारों पे छिड़क दो। जो दीवार कच्ची होगी, जिस पे राई उगेगी, उसका पता चल जाएगा कि ये दीवार कच्ची है और वहां से अंदर आप प्रवेश कर लेना। कैसा दिमाग लगाया इसने। तो इसी घटना से मारवाड़ में ये प्रसिद्ध लोकोक्ति भी आई जो अपन आज भी बोलते हैं कि राई के भाव रात ही बीते। अर्थात अवसर निकल जाने पर कार्य शोधन नहीं होना, सिद्ध नहीं होना, कि जो टाइम चला गया वो वापिस नहीं आएगा। यानी राई इन्होंने रातों रात खरीद ली थी, ठीक है ना, वो भी उच्च दामों पे। तो ये जो कहावत निकल के आई है वो जालोर दुर्ग से है, जालोर के आक्रमण से संबंधित है ये। बीका दहिया का अंत कैसे हुआ? तो ये इनकी पत्नी थी हीरा देव, शतरानी थी। जब बीका दहिया देशद्रोह करके आधी रात को घर लौटा और अपनी पत्नी हीरादे को अपनी इस करतूत और जालोर के राजा बनने के सपने के बारे में बताया, बहुत गुस्से में आ गई वो। इसने तो बेचारे ने खुश होकर बताया कि तू रानी बन जाएगी, मैं राजा बन जाऊंगा, ठीक है ना। और ये राष्ट्र प्रेमी थी शतरानी हीरादे ने पति मोह का त्याग करते हुए सोते हुए देशद्रोही बीका दहिया को शीर्ष तलवार से काट दिया। मैंने बोला था ना कि दहिया और बीका अलग कर दिया इसने। और तुरंत राजा कानड़देव को सचेत करने के लिए महल की तरफ दौड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस टाइम खिलजी सेना है वो भीतर प्रवेश कर चुकी थी। यहाँ पे इस प्रकार जालोर का ऐतिहासिक साका हुआ 1311 में। दुर्ग के भीतर प्रवेश करते ही कानड़देव चौहान उसके पुत्र वीरमदेव ने अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ा। ये खूनी संघर्ष काफी देर चला। इसमें कानड़देव चौहान के भाई आते हैं कांदल। सैकड़ों संगी संबंधियों ने वीरतापूर्ण वीरगति प्राप्त करी। दुर्ग के भीतर रानी थी जैतल देव। सैकड़ों वीरांगनाओं के साथ में यहाँ पे अग्नि जोहर हुआ। जालोर का प्रसिद्ध शाखा ये माना गया और सोनगरा चौहानों के स्वाभिमान को इसने अमर किया। ये बात आती है वीरमदेव का। अपन बात करें आत्म सुरग और शहजादी फिरोजा का समर्पण, ये भी कहानी लंबी चली है। वैसे अपन देखें इनका क्या हुआ, तो कानड़देव ने वीरगति प्राप्त करने के बाद भी वीरमदेव ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। इनके पिता मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी ये आत्मसमर्पण नहीं करता है वीरमदेव।
और उन्होंने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर के सामने अपनी तलवार पेट में घूमकर प्राण उत्सर्ग कर दिया कि मैं तुमसे विवाह तो नहीं करूंगा फिरोजा से, ठीक है ना। और इसने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे वहां पे। खिलजी के सैनिक वीरमदेव का कटा हुआ शर सम्मान पूर्वक दिल्ली लेकर गए, बताओ। और शहजादी फिरोजा ने उनकी यही मांग थी कि हाँ करे तो हाँ करे, नहीं तो उसका सर ही ले आओ। तो कथा के अनुसार शहजादी फिरोजा ने वीरमदेव के कटे हुए सिर का हिंदू रीति रिवाज से संस्कार किया और स्वयं यमुना नदी में कूदकर सती हो गई। ये भी खतरनाक प्रेम था वैसे। ये प्रसंग मध्यकालीन इतिहास की एक अत्यंत मर्मस्पर्शी विशिष्ट घटना मानी जाती है, ठीक है ना। कि किसी मुस्लिम राजकुमारी ने शहजादे से प्रेम किया, वीरमदेव से, और ये अपने जो है वो वंश की लाज के लिए यहाँ इससे शादी नहीं करता है, ठीक है ना। और इस पे कमेंट भी आता है वो तुर्कने वाला। लास्ट में अपने पिता का, वीरमदेव के पिता का यानी शासन भी नष्ट हो गया था। उसके बाद में ये अपने जो है वो अपने आप प्राण त्याग कर देते हैं, लेकिन शादी नहीं करते हैं। ये फिरोजा उसका सिर लेके अंतिम संस्कार भी करती है और बाद में यमुना नदी में ये खुद भी मर जाती है। तो ये कहानी आती है। लास्ट में जालोर का क्या हुआ? जालोर का नाम जलालाबाद किया। 1311 ईस्वी में जालोर का पूर्ण विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम जलालाबाद किया, जैसे ये हर किले के साथ में कर ही रहा है। सुल्तान ने दुर्ग के भीतर एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे तोप मस्जिद, अलाउद्दीन की मस्जिद कहा गया। अब ये करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर कोई पढ़े तो पता चलना चाहिए इनको। इनकी यही खासियत थी कि मस्जिद तो जरूर बनवानी है। अलाउद्दीन की मस्जिद बनवाई इन्होंने। विजय के साथ ही संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ जालोर पर सल्तनत का आधिपत्य हो गया था। जालोर का ये संघर्ष बार बार पूछा जाता है, ये अपने को पता ही है, तभी अपने ने पढ़ा है। अब राजस्थान के अलाउद्दीन खिलजी के अपन ये देखें, अभियान देखें एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में। तो सबसे पहला आता है रणथंभौर वाला। 1301 शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान। विश्वासघाती कौन थे? रणमल रतिपाल थे। नाम परिवर्तन इसका कुछ भी नहीं करा था। रणथंभौर का नाम परिवर्तन इसने नहीं करा था। ये प्रथम शाखा है और जलजोर है। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे 1303 में पहुंचा अलाउद्दीन। राव रतन सिंह शासक थे। सेनापति यहाँ पे गोरा बादल थे। नाम बदला क्या? चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद। और विशेष इसमें ये आता है रानी पद्मिनी का जौहर। 1303 के बाद में 1308 में यानी 5 साल बाद में अलाउद्दीन कहाँ पहुंचा? सिवाना, ठीक है ना। यहाँ पे शासक थे शातल देव चौहान। विश्वासघाती कौन था? भाईला पंवार। नाम परिवर्तन किया खैराबाद। और विशेष यहाँ पे थे जालोर की कुंजी में ये सिवाना दुर्ग कहा जाता है। 1308 के बाद में 1311 में यानी हाथों हाथ इसके आक्रमण होते हैं जालोर दुर्ग में। शासक कौन थे? कानड़ देव चौहान। विश्वासघाती कौन निकला? बीका दहिया, जिसकी पत्नी ने इसकी हत्या करी बाद में। नाम परिवर्तन हुआ जलालाबाद जालोर का। विशेष बात निकल के आती है राई के भाव राती बीते। अब अपन बात करते हैं विजेताओं की, विश्वासघातियों की। एक सारणी बनाई गई जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर 1301। सुल्तान कौन था? आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन। रक्षक कौन? हमीर देव। देशद्रोही रणमल रतिपाल। नया नाम आता है यहाँ पे उलुग खां को सौंपा। नई बात क्या आती है रणथंभौर वाले में कि यहाँ पे उलुग खां को शासन सौंपा था। परिणाम क्या हुआ? कुफर का गढ़ इस्लाम का घर बन गया, ये अमीर खुसरो कहते हैं। 1303 में बात आती है चित्तौड़ की। शासक अलाउद्दीन। सुल्तान अलाउद्दीन था। रक्षक रतन सिंह। सेनापति गोरा बादल। नया नाम खिजराबाद। वो खिजर खां को यहाँ पे शासक सौंपा। 1308 में सिवाना। अलाउद्दीन आक्रमणकारी शीतल देव शासक थे। देशद्रोही भावला पंवार खैराबाद। कमारुद्दीन गुरुग यहाँ पे प्रबंधक बना। ये अपन वैसे भी देख चुके पहले, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। 1311 अलाउद्दीन। रक्षक कानड़ देव थे। देशद्रोही बीका दैया। नाम जलालाबाद। और तोप मस्जिद का यहाँ पे निर्माण हुआ। ये इसके परिणाम भी इसके साथ में दिए हुए हैं। फिर आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इल्तुतमिश द्वारा नागदा पर आक्रमण करने समय मेवाड़ का शासक कौन था? जब इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया, नागदा को नष्ट कर दिया था, उस समय शासक कौन थे? उस समय शासक थे जैतर सिंह। अपन ने पढ़ा है 1227 का भूताड़ा का युद्ध, जिसमें इल्तुतमिश को भूताड़ा के युद्ध में हराया था जैतर सिंह ने। नागदा को नष्ट करने के बाद में चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात भी अपन ने देखी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये सीनियर सेकेंडरी 2013 में पूछा गया है, आरपीएससी सेकेंडरी में पूछा गया है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया, जिसके बाद राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ?
रणथंभौर पर आक्रमण किया इसने 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई, ठीक है ना, 11 जुलाई 1301 झलझोर हुआ फिर यहाँ पे। फिर आता है कि जालोर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा। ये रीट में पूछा गया है, 15 की रीट में। खिजराबाद, जलालाबाद, खेराबाद, मोमिनाबाद, जालोर का नाम क्या रखा? जलालाबाद, जैसे जलालाबाद और जैसे जालोर, ठीक है। खिजराबाद जो नाम है वो चित्तौड़ का रखा। खेराबाद जो रखा था वो शिवाना का रखा था, ऐसा है यहाँ पे। फिर है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये प्रसिद्ध कथन अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बारे में कहा? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जालोर। तो ये कहा रणथंभौर दुर्ग के बारे में 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पे फतेह करी थी उसके बाद में। फिर है चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद किसके नाम पर रखा? यानी खिजराबाद क्यों रखा, यही नाम क्यों मिला उसको? उसका पुत्र था खिज्र खान, अपने पुत्र के नाम पे, ठीक है ना, खिजराबाद रखा। फिर आता है रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के विरुद्ध किस मंगोल विद्रोही को शरण देना आक्रमण का मुख्य कारण बना था। यानी हमीरदेव ने, जो रणथंभौर का शासक है हमीरदेव, उसने किस मंगोल विद्रोही को यहाँ पे शरण दी थी, जो युद्ध का कारण आगे जाके बनता है। तो यहाँ पे आते हैं कौन? मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू। केहब्रू खान को यहाँ पे शरण दी थी, शरणागत मानकर सौंपने से मना कर दिया था यहाँ पे। तो दोनों आते हैं, केहब्रू और, यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त दोनों आना चाहिए था यहाँ पे। उपयुक्त अब दोनों ओपन करते हैं तो यहाँ पे आंसर सी आएगा। इसका ये टॉपिक था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत और उसके संबंध, उसके साथ में जो क्या है संबंध, ठीक है। उम्मीद है आपको सभी आए हुए क्वेश्चन याद हुए होंगे, थ्योरी से भी, ठीक है ना, थ्योरी से भी, और लास्ट में अपन ने क्या कर लिया, पीवाईक्यूज याद कर लिए, ठीक है ना। तो भूलने का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। सभी टॉपिक अपन सेकंड ग्रेड के कवर करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन करते सभी हैं, शो के सेट करते हैं अपन सभी, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन याद